हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो 2 फरवरी है आज और 2 फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसको हम आर्द्र भूमि दिवस भी कहते हैं। आर्द्र भूमि को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। इनको हम रामसर साइट भी कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रामसर साइट्स भी कहते हैं। तो क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे? भारत में कितनी वेटलैंड्स हैं, इसके अलावा इसकी थीम क्या है, वो सारी बातों को हमें यहाँ पर सीखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर के नीचे ही लिखा हुआ है वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये इस साल की थीम है। तो आइए पहले हम इस दिन के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो 2 फेब को 2 फरवरी को 1971 में एक कन्वेंशन पे साइन हुआ था ईरान के एक शहर रामसर में, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। और ये जो साइट्स हैं, दलदली ज़मीन जो होती है, उनके कंजर्वेशन के लिए, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और रिसोर्सेज को पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और 2 फेब को 1971 में ईरान के रामसर में इस कन्वेंशन पे साइन हुआ था, इसलिए इन साइट्स को हम रामसर साइट्स कहते हैं। इन साइट को हम रामसर साइट या दलदली ज़मीन, दलदली भूमि भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? यूके में है। यूके में इनकी संख्या कितनी है? 175 है। सेकंड नंबर पर मैक्सिको है। अच्छा, ये जो कन्वेंशन साइन हुआ था ना, ये इफेक्ट में आया था 1997 में। मतलब 1997 से हम वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 1997 से हम वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कन्वेंशन 1971 में साइन हुआ था और 1982 में भारत ने इसे रेटिफाई किया था, मतलब इंडिया भी इस कन्वेंशन का हिस्सा बन गया था। अब भारत के बारे में बात हो रही है तो भारत में टोटल 75 रामसर साइट है। अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए 75 रामसर साइट डिक्लेयर की गई है भारत में। तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है? 75 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु में है और इनकी संख्या कितनी है? 14 है। सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जिनकी संख्या 10 है। ओके, अगर हम भारत की पहली रामसर साइट के बारे में बात करेंगे तो चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, और केवल देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ये दोनों भारत की पहली आपकी रामसर साइट है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में हमारे देश का स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी रामसर साइट है। इस साल की थीम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इस साल वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है। तो क्लियर हो गया वर्ल्ड वेटलैंड डे क्यों मनाते हैं? तो दलदली भूमि दिवस इसलिए मनाया जाता है कि दलदली ज़मीन में जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको रिस्टोर किया जा सके। और इसके लिए 1971 में रामसर एक जगह है ईरान में, जहाँ पर इस कन्वेंशन पे साइन हुए थे, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं। 1982 में भारत ने इसे रेटिफाई किया था। 1997 से हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मना रहे हैं। ठीक है, अब आज की क्लास की पीडीएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप आज की क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। अगर टेलीग्राम से डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो आप एप्लीकेशन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ओके, अब बजट आ चुका है ना। 1 फरवरी को क्या आया था? बजट आया था। तो बजट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसके लिए वीडियो आज आपको मिलेगा। ठीक है, तो 4 बजे के आसपास तक आपको हमारे परचम के यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। और पीडीएफ जो है वो करंट अफेयर्स के साथ ही मर्ज कर देंगे। तो आप जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसके साथ आपको बजट की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, और आज का जो करंट अफेयर्स है, इसके साथ आपको एक और पीडीएफ मिलेगी, वो होगी इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ। इकोनॉमिक सर्वे आपको पता है 31 जनवरी को जब बजट सेशन की शुरुआत होती है, उस दिन इकोनॉमिक सर्वे को रिप्रेजेंट किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भारत की जो एस्टिमेट जीडीपी है वो 6.5, मतलब ग्रोथ रेट 6.5 रहेगी। अब इकोनॉमिक सर्वे के क्या हाइलाइट्स है, क्या पॉइंट्स है, इसका वीडियो मैंने कल शाम को अपलोड किया था। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये आपको परचम वॉल्यूम 2 पे मिल जाएगा, जहां पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कब से पब्लिश हो रहा है, क्या खास बातें हैं, क्यों पब्लिश किया जाता है, एटसेट्रा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ें?
तो आइए आज के बाकी सेशन के हम बारे में बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और रिवीजन के लिए आपके नोट्स आसानी से प्रिपेयर हो सके तो जितने भी हमारे आज के न्यूज़ होंगे उसके शॉर्ट में या फिर आप कह सकते हैं वन लाइनर या हेडलाइंस भी मैंने लास्ट में इंक्लूड किए हैं। चलो सबसे पहली बात करते हैं हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। सो फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान इन्हें इंडिया यूके अचीवर के द्वारा, मतलब इंडिया यूके अचीवर ऑनर बाय द निशुक यूके के द्वारा दिया गया है। अब ये NISAU निशुक क्या होता है? तो नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट एंड एल्यूमिनी यूनियन यूके, इनके द्वारा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हमारे देश के जो बड़े बड़े लीडर हैं, एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं या कोई और फील्ड का व्यक्ति है जिसने जाके लंदन में पढ़ाई की हो, ब्रिटेन में पढ़ाई की हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हो, तो उन लोगों को ये अवार्ड बेसिकली दिए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट हु स्टडी एट ब्रिटिश यूनिवर्सिटी। इतनी चीज़ें क्लियर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी को दिया गया है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग अचीवर, तो आउटस्टैंडिंग अचीवर कैटेगरी में ये अवार्ड जो है वो प्रणीति चोपड़ा को दिया गया है, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। फिर आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन राघव चड्ढा को दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CEO अडर पूनावाला को दिया गया है। और इंडियन वीमेंस फुटबॉल टीम गोलकीपर अदिति चौहान को आउटस्टैंडिंग अचीवर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। वहीं लिविंग लीजेंड ऑनर लॉर्ड करन बिलीमोरिया को और अपोजिशन लीडर पार्टी MP वीरेंद्र शर्मा को दिया गया है। तो आपको इतने सारे नाम याद नहीं रखने, केवल आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम याद रखेंगे। अब ये जो अपॉइंटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। हम बात कर रहे हैं DCGI के बारे में। अब DCGI क्या होता है? तो DCGI मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो UPSC रिकमेंडेड राजीव सिंह रघुवंशी एज न्यू DCGI। तो UPSC मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी का नाम एज अ न्यू DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर VJ सोमानी को, क्योंकि VJ सोमानी जी का जो टेन्योर है वो फरवरी में एंड होने वाला है, तो उनकी जगह जो है वो राजीव सिंह रघुवंशी आएंगे। सोमानी जी की अपॉइंटमेंट 2019 में की गई थी। अच्छा, ये जो रिकमेंडेशन मतलब ये जो अपॉइंटमेंट होगी, एक तो UPSC ने रिकमेंड किया है, लेकिन इसका रिकमेंडेशन अप्रूव कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो इसे रिकमेंड कर मतलब अप्रूव करेगी। और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जिसको लीड कर रहे थे PM नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा भी ये अप्रूवल दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मर लॉ मिनिस्टर शांति भूषण पास्ड अवे। तो पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी का निधन हो गया है। अब ये शांति भूषण जी कौन थे? तो आपको पता है 1977 में जब इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हार जाती हैं, उसके बाद इमरजेंसी खत्म होती है 1977 में, है ना। 1975 से 1977 तक इमरजेंसी चलती है। उसके बाद हमारे देश में इलेक्शन होते हैं और इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हार जाती हैं और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है। तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के समय 1977 से 1979 तक हमारे देश के लॉ मिनिस्टर जो हैं वो शांति भूषण जी रहे थे। और इन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि शांति भूषण जी का निधन हो गया है। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी जी का केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था 1975 में, उसके भी मतलब एक स्पोक पर्सन आप कह सकते हैं वो, क्योंकि लॉ मिनिस्टर थे तो ये पर्सन रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा के मेंबर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी ऑलरेडी मैंने कवर की हुई है 2 पार्ट्स में, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विशाखापत्तनम इज आंध्र प्रदेश न्यू कैपिटल। विशाखापत्तनम जो है वो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल होगी। हम सभी को पता है कि हम भाषा के आधार पे गठित होने वाला, भाषा के आधार पे जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हमारे देश में पहले राज्य का फॉर्मेशन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था और 1953 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, राइट। अब हमें पता है कि 2014 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश राज्य से सेपरेट होकर तेलंगाना एक नया राज्य बनता है। तो उस समय 2015 में जो आंध्र प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर होते हैं
एन चंद्रबाबू नायडू, वो कहते हैं कि अमरावती को एज अ कैपिटल डेवलप करने का काम किया जाएगा। लेकिन 2020 में आंध्र प्रदेश की असेंबली के द्वारा एक बिल पास किया जाता है जिसमें वो 3 कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम 3 कैपिटल बनाएंगे पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल होगी। लेकिन फाइनली यहाँ पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि हमारी जो कैपिटल होगी वो विशाखापट्टनम होगी, और विशाखापट्टनम जो पोर्ट सिटी है जिसे वाइजैक भी कहा जाता है, इसको हम एज अ कैपिटल की तरह जो है वो डेवलप करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 कैपिटल नहीं रख सकता, हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जिनके पास 2 कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश के भी 2 कैपिटल है, एक शिमला है और एक धर्मशाला है, राइट। तो हमारे देश में ऐसा कुछ रूल नहीं है, 2 कैपिटल रखी जा सकती हैं। अगली बात करते हैं विशाखापट्टनम या वाइजैक सिटी के बारे में। तो विशाखापट्टनम के बारे में 4 मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। पहला है सिटी विथ 2 पोर्ट्स। हमारे देश की एकमात्र सिटी है विशाखापट्टनम जिसमें 2 पोर्ट्स हैं, मतलब 2 बंदरगाह हैं, ठीक है। एक है वाइजैक पोर्ट और दूसरा है गंगावरम पोर्ट। अब जो विशाखापट्टनम का पोर्ट है उसको ओपन किया गया था 1933 में, और वॉल्यूम को कार्गो की वॉल्यूम को हैंडल करने के हिसाब से ये टॉप 5 पोर्ट्स में इसकी काउंटिंग की जाती है। अगर हम गंगावरम पोर्ट के बारे में बात करते हैं तो ये भारत का डीपेस्ट पोर्ट है क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वो 21 मीटर की है और 2009 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। तो सिटी विथ 2 पोर्ट्स कौन सी हो गई? विशाखापट्टनम हो गई। फर्स्ट नेवल शूटिंग रेंज। अच्छा, अगस्त में करंट अफेयर्स ही है, तो अगस्त में क्या किया गया था, जो INS कर्ण है वहां पर एक इंडोर शूटिंग रेंज इनॉग्रेट की गई थी ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा। कमांडिंग इन चीफ जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। साथ ही साथ ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी जो है वो विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फर्स्ट सबमरीन म्यूजियम इन साउथ एशिया। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे साउथ एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। साउथ एशिया का पहला सबमरीन म्यूजियम जो है वो विशाखापट्टनम में है। और किस पे बना है ये? INS कुर्सुरा। हुआ क्या था कि 1969 में भारत ने 4 पनडुब्बियां जो होती ना सबमरीन, उनको परचेस करने का काम किया था। और 1971 की लड़ाई में जो वॉर हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर, इन सबमरीन ने काफी मदद की थी। 2001 में ये जो सबमरीन थी वो डिकमीशन कर दी गई, मतलब इसका रिटायरमेंट हो गया, डिकमीशन हो गई। और उसके बाद 2002 में इस सबमरीन को एज अ म्यूजियम डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये हम वर्ल्ड की सेकेंड और साउथ एशिया की पहली सबमरीन म्यूजियम है, कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। तो ओल्डेस्ट शिपयार्ड कौन सा है इंडिया का? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, जो कि भारत का पहला और ओल्डेस्ट शिपयार्ड है, 1941 में बना था। और इसका अगर टर्नओवर देखते तो लास्ट ईयर का, मतलब 2021-22 का इसका टर्नओवर 759 करोड़ रुपीस था। इसके अलावा इसने रिसेंटली सितंबर 2022 में 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल तैयार की है जिसका नाम है INS निस्तार और INS निपुण। तो ये वाइजैक या विशाखापट्टनम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम जो बात करेंगे केवल और केवल एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा। कम से कम 4-5 ऐसी स्लाइड आने वाली है लगातार जहाँ पे केवल हम एजुकेशन के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। तो पहली न्यूज़ है फर्स्ट G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगिन इन चेन्नई। तो पहली जो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है G20 के लीडर्स की, डेलीगेट्स की, वो कहाँ पे कंडक्ट हो रही है? चेन्नई में कंडक्ट हो रही है। 1 फरवरी और 2 फरवरी को इसको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर L मुरुगन के द्वारा इस सेशन को इनॉग्रेट किया गया है, मतलब सेशन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे डिस्कशन कैसे किया जाएगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हम किस तरीके से एजुकेशन में कर सकते हैं। K से लेकर 12 तक की एजुकेशन के ऊपर चर्चा की जाएगी, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एक सेमिनार भी कंडक्ट कराया जाएगा IIT मद्रास में, रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो पहली G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हो रही है? चेन्नई में हो रही है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक नई स्कीम, एक नया अभियान शुरू किया गया है। यूपी गवर्नमेंट लॉन्च समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन। अभी समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जो आपने देखा होगा कि आपके शहर में या आपके आसपास कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल रन होते होंगे, जहां पर जो BPL
कार्ड धारक लड़कियां होती हैं या जिनकी फैमिली उतनी अच्छी नहीं होती, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती, अंडर प्रिविलेजेस क्लास की जो लड़कियां होती हैं वो वहां पर रह के शिक्षा को ग्रहण करती हैं, पढ़ाई करती हैं। तो कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल के लिए बेसिकली समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है अंडर द आरोहिणी इनिशिएटिव। इसमें क्या किया जाएगा, अब इन स्कूल में टीचर्स भी होंगे, तो हर एक कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल से 2-2 टीचर को चुना जाएगा और उन 2-2 टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है और कैसे उन गर्ल्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उनको अलग अलग कंपटीशन में, डिबेट कंपटीशन में, स्पोर्ट्स में कैसे उनको आगे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर द समग्र शिक्षा अभियान। ये पूरा अभियान 3 अलग अलग फेजेस में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में। जीवन विद्या शिविर ऑर्गेनाइज फॉर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर। तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल जो है उनके टीचर्स के लिए, उनके शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर को ऑर्गेनाइज किया गया है। किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग के द्वारा इसे 5 दिन का एक कैंपेन या 5 दिन का एक कह सकते हो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अंडर द जीवन विद्या शिविर। कहाँ पर, त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में। इस वर्कशॉप में लगभग 4000 गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब होता क्या है कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम और उनके जो नॉलेज उसमें थोड़ा सा गैप है, तो उस गैप को फिल करने के लिए बेसिकली ये शिविर आयोजित किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग या वर्कशॉप प्रोवाइड करने के लिए अंडर द जीवन विद्या शिविर। चलिए, अब कल भी मैंने इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन हम करने वाले हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, यूपी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो यूपी में देश के सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, ऐसा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन से पता चलता है। इस सर्वे को कंडक्ट कराने वाला कौन होता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, हमारा शिक्षा मंत्रालय इस सर्वे को कंडक्ट कराता है। और इस रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में जो कॉलेजेस हैं वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका में है। उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ कॉलेज 8114 कॉलेजेस हैं, मतलब हर 32 कॉलेज पर 1 लाख की पॉपुलेशन पे 32 कॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। 32 कॉलेजेस पर 1 लाख पॉपुलेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर हो गई इतनी चीजें। तो सबसे ज्यादा कॉलेजेस कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटका में है, ऐसा हमको इस रिपोर्ट से पता चलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है वो केवल अंडर ग्रेजुएशन ही प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपकी यूजी की डिग्री को ही प्रोवाइड करते हैं। केवल 2.9% कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऑफर करते हैं पीएचडी डिग्री, और 55% कॉलेजेस ऐसे हैं जो पीजी की डिग्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन को प्रोवाइड करते हैं। इतनी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट से हमको ये भी जानकारी मिलती है कि सोशल ग्रुप वाइज इनरोलमेंट कॉलेजेस में क्या रहा है। तो एससी अगर कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो एससी कम्युनिटी में टोटल जो इनरोलमेंट हुआ है वो इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं इनरोलमेंट हैज इंक्रीज बाय 28% फॉर मेल स्टूडेंट एंड 38% फॉर द फीमेल स्टूडेंट। अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी कम्युनिटी में भी जो इनरोलमेंट हुआ है कॉलेजेस में वो इंक्रीज हुआ है 47% मेल में और 63% जो है वो फीमेल में। अगर ओबीसी के कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं तो ओबीसी में भी जो इनरोलमेंट हुआ है स्कूल कॉलेजेस में वो इंक्रीज हुआ है 32% मेल में और 39% है फीमेल में। क्लियर। तो हर एक कैटेगरी में चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, फीमेल का इनरोलमेंट आप देखेंगे ज़्यादा है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के रीजन में तो फीमेल का इनरोलमेंट कहीं ज़्यादा है मेल के इनरोलमेंट से। नेक्स्ट है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं जीपीआई। जीपीआई इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिसको बोला जा रहा है जीईआर। ठीक है, अब ये जीईआर क्या होता है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कि 18 से 23 साल एज ग्रुप के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनकी संख्या में कितना इजाफा हुआ है इनरोलमेंट में। ठीक है, द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर द एज ग्रुप 18 to 23 years हैज इंक्रीज फ्रॉम 25.6% टू 27.3% इन 2020-21। तो यहाँ पे जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है 27.3%। ठीक है, तो अब जेंडर पैरिटी इंडेक्स को कैसे फाइंड आउट करोगे? रेशियो ऑफ फीमेल जीईआर टू द मेल जीईआर, इसको आप निकालेंगे और जो इंडेक्स आया है वो 1.05 आया है, जो कि पिछले रिपोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है,
और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पूरे नेशन में देखते हैं, पूरे भारत में देखते हैं तो 7.5% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है स्टूडेंट की एनरोलमेंट का। अब इस रिपोर्ट के बारे में, सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया हायर सेकेंडरी आपका जो सर्वे है, स्कूल सर्वे है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, मैंने शायद गलत बोल दिया था यहाँ पे। सिंस 2011 से इस सर्वे को पब्लिश किया जा रहा है। इस सर्वे से हमें जानकारी मिलती है कि ऑल ओवर द इंडिया और अलग अलग राज्यों में कितने इंस्टीट्यूट हैं, कितना पीजी कराते हैं, कितना यूजी कराते हैं, कितने डॉक्टरेट कराते हैं। इसके अलावा एनरोलमेंट क्या रहा है एससी में, एसटी में, ओबीसी में, और ओवरऑल एनरोलमेंट बच्चों का क्या रहा है, ठीक है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर्स का डेटा क्या है, ठीक है। स्टूडेंट का एनरोलमेंट के अलावा ये सारी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट है 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर इनॉग्रेटेड। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ये इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर किसने इनॉग्रेट किया था, या फिर इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का इस साल कौन सा एडिशन था, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर की शुरुआत कब से हुई थी, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में पहली बार कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में फोकस कंट्री कौन सी है। तो इस 5 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इन सब का आंसर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये 46 नंबर का एडिशन है, तो 46 नंबर का इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर को इनॉग्रेट किया गया वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। यहाँ पर ये पूरा जो आपका फेस्टिवल है या बुक फेयर है, ये 31 जनवरी से लेके 12 फेब तक चलने वाला है, जिसमें 20 अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अराउंड 20 कंट्री फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और जो फोकस कंट्री है वो कौन सी है, स्पेन है, ठीक है। फोकस कंट्री कौन सी है, स्पेन है। और पहली बार थाईलैंड बुक फेयर में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यूएसए, यूके, बांग्लादेश, जापान, फ्रांस और कई सारे देशों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं और डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब इस फेयर में एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई है, द फेयर विल हैव सेवरल कियोस्क स्पॉन्सर्ड बाय द जूट बोर्ड टू रिड्यूस प्लास्टिक इन द बायो टॉयलेट। तो जूट को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है भारत जूट के प्रोडक्शन में फर्स्ट में है, और वो उसमें भी वेस्ट बंगाल फर्स्ट में आता है। अगर इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर के बारे में बात करते हैं तो ये एशिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक मात्रा में अटेंड किया जाने वाला बुक फेयर होता है, ठीक है। और वर्ल्ड का ये तीसरे नंबर का लार्जेस्ट बुक फेयर है। एशिया का फर्स्ट नंबर का है और वर्ल्ड का ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बुक फेयर होता है, जिसकी शुरुआत 1976 में की गई थी। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए। आइए अब हम बात करते हैं क्वाड नेशंस के बारे में। क्वाड का मतलब होता है चार देशों का संगठन, क्वाड कहलाता है। ये 4 देश कौन कौन से हैं, तो 4 देश हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इन चारों देशों का जो संगठन है उसको क्वाड कहते हैं। इतनी चीज़ें। ये जो आइडिया था, ये आइडिया जापान के प्राइम मिनिस्टर उस समय थे शिंजो आबे, जिनकी डेथ हो गई है, आपको पता है। 2007 में उन्होंने इस आइडिया को इनिशिएट किया था। बेसिकली उनका एक उद्देश्य था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर जो क्वाड देश हैं उनके सीनियर्स की साइबर ग्रुप मीटिंग कंडक्ट कराई जा रही है, कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक है। तो अ मीटिंग ऑफ क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। क्यों, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के जो दिक्कतें होती हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, इसलिए यहाँ पर ये मीटिंग कंडक्ट कराई जा रही है। अब यहाँ पे अगर 2022 क्वाड समिट के बारे में बात करते हैं तो 2022 का जो क्वाड समिट था वो जापान में हुआ था। वहीं 2023 का जो क्वाड समिट होगा आने वाले समय में वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये बात भी याद रखिएगा कि 2022 का क्वाड समिट जापान में हुआ था, 2023 का क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट है यूके टू बी द कंट्री पार्टनर फॉर बायो एशिया 2023। तो बायो एशिया 2023 के लिए जो पार्टनर कंट्री है वो यूके है। अब ये बायो एशिया क्या है, क्या पार्टनर कंट्री है, क्या थीम है, कब ये फेस्टिवल होना है, वो सारी बातों को डिस्कस करते हैं। द ग्लोबल बिजनेस फर्म बायो एशिया हैज सिलेक्टेड द यूके एज इट्स कंट्री पार्टनर फॉर द 20th एडिशन ऑफ लार्जेस्ट इवेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ एशिया। तो बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए बेसिकली बायो एशिया फेस्टिवल होता है और ये 20वें नंबर का एडिशन है, और इसके लिए जो पार्टनर नेशन है वो यूके है, ठीक है। यहाँ पे जो थीम डिसाइड की गई है वो एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर है।
अब यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, ONE 1, इसका भी अपना कुछ मायना है। O का मतलब होता है स्टैंड फॉर वन हेल्थ, N मतलब है नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ, और E का मतलब होता है इक्विटी। ठीक है, ये जो बायो एशिया 2023 फेस्टिवल है, ये पूरा जो इवेंट कंडक्ट कराया जाएगा, ये फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा हैदराबाद में, 24 to 26 फेब हैदराबाद में, बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने, बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली। नेक्स्ट बात करेंगे हम हाइफा पोर्ट के बारे में। अभी हाइफा पोर्ट कहाँ पर, तो आपको इजराइल जाना पड़ेगा। इजराइल में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको एक पोर्ट दिख रहा है विच इज़ हाइफा पोर्ट। तो हाइफा पोर्ट को परचेज किसने कर लिया, एक्वायर कर लिया अडानी ग्रुप ने $1.2 बिलियन की डील से। सो अडानी ग्रुप एक्वायर हाइफा पोर्ट फॉर द $1.2 बिलियन। तो अडानी समूह ने $1.2 अरब में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है, और इसके लिए खुद जो मतलब डील हुई है, उस डील को साइन किसने किया है, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में ये डील साइन हुई है। अगर हम बात करते हैं हाइफा पोर्ट के बारे में, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है आपका इजराइल का इन द टर्म ऑफ शिपिंग कंटेनर। ठीक है, और इस पोर्ट में अब रियल एस्टेट का काम भी किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और हाइफा स्काईलाइन बनाई जाएगी अडानी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर अगर इजराइल के बारे में बात करते हैं तो जेरूसलम यहाँ पे इसकी कैपिटल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट रिपोर्ट है नाइट टाइम लाइट रेडियंस इन इंडिया राइज 43% इन लास्ट 10 ईयर्स। अब ये क्या बात है, देखो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सैटेलाइट की मदद से जो डेटा इन्होंने इकट्ठा किया है पिछले 10 सालों में, उसके बाद इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसका नाम है, रिपोर्ट का नाम क्या है, नाइट टाइम लाइट रेडियंस इन इंडिया 43% बढ़ गया। इसका क्या मतलब है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करती हूँ। मतलब ऐसे राज्य या भारत के बारे में बात करें कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत में लगातार नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण रात भर इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, रात भर लोग काम करते हैं, और जब रात भर लोग काम करेंगे, सड़कों पे रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, तो क्या होगा, बिजली की खपत भी इंक्रीज होगी, बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसरो ने अपने सैटेलाइट की मदद से इस डेटा को, लेटेस्ट डेटा को जो है रिवील किया है, और कहा है कि 2012 के कंपैरिजन में 2021 मतलब 10 सालों में जो है वो यहाँ पे नाइट लाइट जो है वो 43% इंक्रीज हो गई, और सबसे अधिक जो है वो बिहार में इंक्रीमेंट हुआ है। ये जो पूरी चीज़ें हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बताती है कि भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए हाईवेज बन रहे हैं, तो इसलिए लाइटिंग की ज़रूरत है। तो ये सारी जानकारी हमको इस पर्टिकुलर डेटा से पता चलती है। तो बिहार यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे मणिपुर, थर्ड नंबर पे लद्दाख, चौथे नंबर पे केरला आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक और रिपोर्ट के बारे में, और इस रिपोर्ट को एक यूएस बेस्ड मैरीकॉम कैपिटल ग्रुप के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट से हमें क्या जानकारी मिल रही है वो हम देखते हैं। इंडिया सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू रीच 95 गीगावाट बाय 2025। इस रिपोर्ट ने हमें बताया है कि भारत जो सोलर मॉड्यूल को या सोलर पैनल को कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है, उसकी कैपेसिटी जो है वो 95 गीगावाट तक इंक्रीज हो जाएगी 2025 तक, ऐसा इस रिपोर्ट से हमें जानकारी मिलती है। द सोलर मॉड्यूल manufacturing capacity of the India would reach approximately 95 gigawatt by the end of 2025। और अभी रिसेंटली हमारी जो मॉड्यूल की कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो 39 गीगावाट्स की है, जो कि 95 गीगावाट हो जाएगी 2025 तक। क्लियर, ऐसा हमें इस रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर लॉन्च विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव एंड इट्स लोगो। अब हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं या टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो कौन है, जी किशन रेड्डी हैं। उन्होंने विजिट इंडिया ईयर 2023 के लिए लोगो इशू किया है, और आप लोगो देख सकते हैं, नमस्ते का एक बेसिकली लोगो, एक इमेज है जिसमें नमस्ते और कई सारी पिक्चर्स आपको मिलेंगे जो भारत के रिच कल्चर और हेरिटेज को शो करते हैं। तो जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है विजिट इंडिया ईयर 2023। क्यों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि G20 की सारी मीटिंग्स भारत में हो रही हैं, तो अलग अलग देशों के जो लोग हैं, डेलीगेट्स हैं, वो भारत आए, भारत को विजिट करें, भारत के हेरिटेज को, कल्चर को समझें। और यहाँ पर हमारी फिलॉसफी बेसिकली अतिथि देवो भव की ही है। और यहाँ पर
जितने भी G20 मीटिंग्स हो रही हैं और अलग अलग डेलीगेट्स भारत में आ रहे हैं, उन सबको यहाँ पर इसका एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। According to the Ministry of Tourism, G20 chairmanship provide an excellent opportunity to highlighted the specialized of the country tourism sector। ठीक है, हमारे मोनूमेंट्स, हमारे फेस्टिवल, इनको विजिट करने के लिए लगभग एस्टिमेट है कि मोर देन 1 लाख फॉरेन डेलीगेट जो है वो भारत में विजिट करेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलोरा। जैसे ही एलोरा का नाम आता है तो ऐसा लगता है एलोरा, अजंता यूनेस्को की साइट है ना, गुफाएं हैं, बुद्धिस्ट गुफाएं, हिंदू गुफाएं हैं, जैन गुफाएं, ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती है, लेकिन ये वो नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलोरा। तो पहली बात है, एलोरा का मतलब क्या है? एलोरा का मतलब है इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज। इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज, यहाँ पे प्रोजेक्ट एलोरा है। और प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट ने की है। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने की है। अब यहाँ पे मकसद समझते हैं। तो हमारे देश में कई सारी लैंग्वेज बोली जाती है और कई सारी तो ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही रेयर है, मतलब पर्टिकुलर छोटे से रीजन में रहने वाले लोग या कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती हैं। अब अगर हमने उन लोगों की उस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं किया या उसको डिजिटल नहीं किया तो आगे वाली जनरेशन तक वो लैंग्वेज तो कभी पहुंचेगी नहीं, मतलब वो लैंग्वेज तो एक्सटेंट हो जाएगी, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट का यही इनिशिएटिव है कि हमारे भारत के जो इकोसिस्टम में, हमारे इंडियन लैंग्वेज में, कल्चर में, कम्युनिटी के द्वारा जो बहुत ही लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि बहुत ही रेयर लोगों के द्वारा बोली जाती है, उन लैंग्वेजेस को क्या करना है? प्रिजर्व करना है। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च is helping preserve rare Indian languages with its project Ellora। और यहाँ पे 3 लैंग्वेज को बेसिकली सिलेक्ट किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? गोंडी, मुंडारी एंड इडू मिसिमी। तो ये लैंग्वेज भी मैंने पहली बार ही सुनी थी जब मैं इस करंट अफेयर्स को बना रही थी। तो वाकई में बहुत रेयर ही लैंग्वेज होंगी, तभी तो अपन ने सुना भी नहीं है। तो ये रेयर लैंग्वेजेस भारत के अलग अलग पार्ट में बोली जाती हैं, इनको ही प्रिजर्व करने का काम बेसिकली प्रोजेक्ट एलोरा में किया जाएगा। चलिए आज की लास्ट न्यूज़ पे हम बात करते हैं बजट 2023-24 के हाईलाइट्स, जो कि मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन एक छोटी सी आपको झलक दे देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के बारे में। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अपने बजट में अनाउंस किया है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के बारे में। अब ये क्या कहानी है, क्या पिक्चर है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बजट में हमें बताया गया कि अभी हमारे देश में लगभग 2000 स्टार्टअप हैं जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमें इनकी संख्या 10,000 करनी है। तो अभी हमारे देश में एग्रीकल्चर स्टार्टअप कितने हैं? 2000 हैं। हमको इनकी संख्या बढ़ा के कितनी करनी है? 10,000 करनी है। आप नए स्टार्टअप खोलोगे तो नए स्टार्टअप को आपको मेंटरशिप करने के लिए, उनके प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए, उनको इनिशियल लेवल पे मदद करने के लिए फंड की ज़रूरत भी होगी, राइट, होगी ना। इसलिए इस एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की शुरुआत की जा रही है। हमारे बजट से हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी कंट्री का बैकबोन है और 53.89% इसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीवीए में है। यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपीस जो है, 1.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यहाँ पे दिया गया है। और इसी के अंतर्गत आपका एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड भी तैयार किया जाएगा। तो ये फंड क्या है मैं आपको समझा चुकी हूँ। दिस फंड इज टू बी सेटअप टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टअप। हमारे देश में एग्रीकल्चर स्टार्टअप को सेटअप करने के लिए, इनकी संख्या 10,000 तक ले जाने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। The main aim of the fund is to provide innovative and affordable solution. It will focus only on the farmers and the challenges faced by them. तो ये स्टार्टअप केवल वैसे होना चाहिए जो फार्मर्स की मदद करे, और फार्मर्स जो चैलेंजेस फेस करते हैं सूखा के कारण, बाढ़ के कारण या दूसरे रीजंस के कारण, उन पे ही बेस्ड ये स्टार्टअप होने चाहिए, तभी इनको फंडिंग की जाएगी। ओके है। सो ये कुछ बातें थी, बाकी सारी बातें हम अपने बजट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपको बहुत कुछ नया हो सकता है, टर्म सीखने को मिले, नया जानने को मिले। तब तक आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़कर रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या आया है, जिससे आपको बजट को समझने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये रिवीजन है, आप देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बातें मैंने सिखाई हूँ वही यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्लाइड का ले लीजिए। शिक्षा से रिलेटेड है पूरी साइट, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, और ये रही लास्ट स्लाइड। ठीक है, अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, द 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस हैज ऑर्गेनाइज एट विच सिटी। तो 30वें नंबर की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ चली जाऊँ मैं, चलो अहमदाबाद चली जाती हूँ। अहमदाबाद, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूनेस्को।
हैज़ डेजिग्नेटेड ओडेसा अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। ये कहाँ पर है साइट? तो यूक्रेन में है ये साइट, ऑप्शन ए। वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स किसे अपॉइंट किया गया है? तो वाइस चीफ इंडियन एयरफोर्स के कौन बन गया है? एपी बन गया है। एपी का ही मिल रहा है, अमनप्रीत सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसरो ने प्लान किया है कि जून जुलाई 2023 तक वो अपना पहला कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा आदित्य L1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च लाडली बहना स्कीम? तो लाडली बहना स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शन डी। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। विच जो हमारा रिपब्लिक डे था उसमें झांकियां निकाली गई थी, तो बेस्ट मार्चिंग या जो बेस्ट परेड के लिए चुना गया है वो कंटिजेंट कौन सा है? इन सभी में बीएसएफ पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पंजाब रेजिमेंट है और कुमायूं रेजिमेंट है। जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।